रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। बेटा, वैसे तो मुझे ये पर्सनल बात तुमसे पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या उस लड़की का नाम बता सकते हो? फिल्म स्टार उर्वशी। एक बदनाम एक्ट्रेस वैसी औरतों पर दाव पता है कौन लगाता है? ग्रुप ऑफ माफिया। उर्वशी यदि बाप का साथ देने के लिए एक कदम पीछे हटाती है तो मायावी बाप उसे 4 कदम आगे बढ़ने के लिए विवश करता है। माफिया गैंग को मेरा एक काम करना होगा। मेरे लड़खड़ाते स्टारडम को कायम रखने के लिए एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म बनानी होगी। मंजूर है। ऊपर वाला दिखाएगा कि सारे पत्ते उसके ही हाथ में है। वही दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह। ये फाइल मुझे शाम तक कंप्लीट करके मिल जानी चाहिए। हाय, राइटर द ग्रेट मिस्टर चित्रांश। आइए बैठिए। और क्या राइटर द ग्रेट? ग्रेट तो बस एक ही है, ऊपर वाला, जिसने ये विचित्र किंतु सत्य की दुनिया बनाई है। मैं तो केवल राइटर चित्रांश हूं, चित्रगुप्त जी का अंश, कलम दवात का पुजारी, झूठ और पाप का दुश्मन, सत्य और पुण्य का दोस्त, जिसे पापियों को पहचानने में देर नहीं लगती। अच्छा, चलिए तो आपका एग्जाम अभी हो जाएगा। तो बताइए, फिल्म स्टार उर्वशी के बारे में खबर है कि उसने अंडरवर्ल्ड के साथ हाथ मिला लिया है। क्या उर्वशी इतना बड़ा पाप कर सकती है, या फिर ये उर्वशी को बदनाम करने की साजिश है? दरअसल ये किसी की बद्दुआओं का असर है, जो उर्वशी पतन के गर्त में गिरती चली जा रही है। मोनालिका, एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो कुछ भी करो, किसी का अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन कभी भी किसी की बद्दुआओं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बद्दुआओं का असर ऐसा होता है कि फौलाद को भी पिघला देती है। लगता है आप उर्वशी को बड़े करीब से जानते हैं। आपका एक लेख रूपवती भिखारिन भी था, जो मैंने पढ़ा था, और आपने वो उर्वशी पे लिखा था। हाँ, दरअसल समाज में, सोसाइटी में एक नहीं हजारों उर्वशी है, और मेरी दुश्मनी व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं है। मेरी दुश्मनी उनसे है जो होते कुछ और है और दिखते कुछ और है। रूपवती भिखारिन भी ऐसे ही किसी मुखौटे के पर्दाफाश की कोशिश थी। सच, अब तो आपसे डर लगने लगा है। पता नहीं आप मुझ में कौन सा पाप, कौन सा मुखौटा ढूंढ ले, क्योंकि मैं तो खुद के लिए जीने वाली, खुद की खुशियां ढूंढने वाली लड़की हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं दूसरों के गम बांटूं। मोनालिका जी, हर कोई मसीहा बन भी नहीं सकता, और जो मसीहा बने हैं, जिन्होंने दूसरों के दुख सहे हैं, उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। खैर, चलता हूं। मुझे चैनल के लिए कुछ लड़कियों का ऑडिशन लेना है, होस्ट के लिए, एंकर के लिए, क्योंकि वो लड़कियां अपना सपना अपनी पहली सीढ़ी से शुरू करना चाहती हैं। खुद अपने पांव से यहां चलकर आई हैं ऑडिशन देने। एंकर, होस्ट, माय फुट। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य
पुण्य का लेखा जोखा। क्या है आपकी मंजिल, क्या मैं जान सकता हूँ? आज नहीं तो कल आप जान ही लेंगे कृष्णा जी। और वैसे भी अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती तो निभती ही रहेगी। सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त। क्या आप कहीं, मेरा मतलब है आप कहीं मुझसे प्यार इश्क मोहब्बत तो नहीं करने लगे? मीरा, कब से देख रही हूँ तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, तुम यूं ही टहले जा रही हो। पीती हूँ माँ भी। देखो मीरा, आज नहीं तो कल तुम्हारी फिल्म जरूर शुरू होगी और उसमें तुम्हारे कुछ को एक्टर भी होंगे। हो सकता है कि किसी बड़े स्टार को ले ले, पर तुम्हें किसी के इश्क में नहीं पड़ना है, बल्कि सबको अपने इश्क में रखना है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? इश्क के चक्कर में नहीं पड़ना, इश्क के चक्कर में रखना, मैं कुछ समझी नहीं। तो सुनो, अगर इश्क के चक्कर में पड़ी तो गया कैरियर हाथ से, फिर शादी का चक्कर, और अगर अपने इश्क के चक्कर में हीरो को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को मिलाकर नहीं रखोगी तो आगे पीछे भीड़ कहां से आएगी? इसलिए इजहार मत करो, कोई सबूत मत छोड़ो कि मर्द जितने बातों से घायल नहीं होते उतने आंखों से होते हैं। खैर छोड़ो, जरा लगाओ तो केके को फोन, देखूं तो सही कि वो तुम्हारे इश्क में कितना घायल हुआ है। हेलो मीरा। केके साहब, मैं मीरा, केके की दीवानी मीरा। काश तुम केके की नहीं कृष्णा की दीवानी मीरा होती तो केके को यूं सब्जेक्ट के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ता मीरा। देखो मीरा, अभी भी वक्त है, ये फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं। आज सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कल हो सकता है कि फिल्म बनना शुरू हो और फिल्म बन ही ना सके, और हो सकता है फिल्म बन भी जाए तो फिल्म चले नहीं। ये तो सब क्रिएटिव जुआ है, जुआ। कृष्णा एक खानदानी लड़का है मीरा, मेरी बात मानो और उससे शादी कर लो। ज्वालामुखी को तूफानों से डर नहीं लगता केके साहब। और मीरा तो एक धधकती ज्वालामुखी है, तूफान उसे देखते ही अपनी राह बदल लेते हैं। और रही बात फिल्म लाइन छोड़कर घर बसाने की, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसमें मीरा की नहीं केके साहब की हार है। और मैं केके साहब को हारता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं केके की दीवानी हूँ। ठीक है मीरा, अब फोन रखता हूँ। ऑल द बेस्ट केके साहब, जल्द ही अपना सब्जेक्ट तलाशिए। गुड बाय। अरे घनश्याम, सब पैकिंग हो गई? हाँ कृष्णा भैया, सब पैक कर दिए हैं। मॉम कहाँ है? कृष्णा, मैं यहाँ हूँ बेटा। अरे मॉम, पूजा इस वक्त? नहीं बेटा, पूजा तो सुबह हो गई है। तो फिर ये सब क्या है? पूजा के फूल, चावल, ये सब? कृष्णा, ये जीवन एक युद्ध के समान है। हर इंसान को कभी बाहर की दुनिया से लड़ना पड़ता है तो कभी भीतर की दुनिया से, मेरा मतलब है खुद से। और मेरा कृष्णा तो दो लड़ाइयां लड़ा है। मैं समझती हूँ बेटा,
बरसों मैंने बिजनेस संभाला, फैक्ट्रियां संभाली। बहुत कठिन था मेरे लिए। और आज मेरा बेटा जिस जीवन संग्राम में जा रहा है, मैं उसका विजय तिलक करती हूँ, आरती उतारती हूँ। तेरी मॉम तेरी विजय की कामना करती है। तू सफल हो, ईश्वर तेरी रक्षा करे और पूरी दुनिया घूमे, इस दुनिया को समझे और इस दुनिया को कुछ देकर जाए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मॉम, मुझे निकलना होगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा। चलना। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नफरत है मुझे इन सब चीजों से, चिढ़ है मुझे इन सब चीजों से। क्या हुआ माँ, इतना भड़क क्यों रही हो? मैं फिल्म देख रही हूँ डीवीडी पर। मेरी जिंदगी की यही तो परेशानी रही है। मैंने जब भी जिसे भी जब कुछ समझाना चाहे, उसने वो समझा ही नहीं। मैं सब कुछ तो समझ रही हूँ माँ, तुम जो कुछ कहती हो मैं सब कुछ वैसा ही तो करती हूँ। अब ये फिल्म देखने में क्या बुराई है? ये आज नहीं तो कल हमारी अपनी ही दुनिया है माँ। तेरी माँ की उम्र बीत गई है ख्वाब देखते देखते। सन 1980 हमारा है, हमारी फिल्म रिलीज होगी और मैं बादलों में उड़ूंगी। सन 1980 भी गया और उसके बाद 1990 भी। एक फिल्म रिलीज नहीं हुई बेटा, एक फिल्म। ये फिल्मी दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है। माँ, तेरे अनुभव अगर इतने बुरे ही रहे हैं तो तुम मुझे इस लाइन में क्यों ढकेल रही हो? क्योंकि मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा और इस लाइन के अलावा मुझे कोई और काम पसंद भी नहीं आया। और आज जब परसों की तपस्या मेरी सफल हो रही है और मैं अपनी मंजिल के इतने करीब हूं, तो तू मुझसे पूछ रही है कि मैंने तुझे इस लाइन में क्यों ढकेला? तो फिर सब्र करो माँ, तेरे में सब्र की बहुत कमी है। ये कोई कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं है कि इधर कपड़े डाले और उधर धुलकर साफ हो गए। माँ, इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है। तू मुझे पेशेंस दिखाएगी बेटा? हाँ, जिसने सारी जिंदगी सब्र किया पर अपने सपनों को दफन नहीं होने दिया, और वही सपना उसने अपनी बेटी के अंदर समझाया, तो उसे बोलती कि सब्र कर। हाँ, अच्छा ठीक है माँ, कुछ नहीं कह रही मैं, बस। तो ठीक है बेटा, तू अभी के अभी केके को फोन लगा, उसे बोल कि या तो वो तुझे अभी बुलाए या तू उसके पास जाए। देख, ऐसे मामले में ढील देनी ठीक नहीं है। माँ, मेरी भी कोई इज्जत है। जब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता तो मैं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम थोड़ा इंतजार करो माँ। नहीं, बोर हो गई मैं, कुछ और। हाँ, नहीं मुझे दो ना। लो। ये अच्छा है? नहीं, ये ठीक है। देखो टीवी देखो।
बस म्यूजिक चैनल देखो, अरे न्यूज चैनल देखो जहां तुम्हारी बहन के गुणगान हो रहे हैं। ये देखो अखबारों में क्या छपा है, देखो। क्या हुआ पापा, क्या छपा है इसमें? तुम्हारी बहन अब अंडरवर्ल्ड माफिया के लोगों से हाथ मिलाने जा रही है। पीके सक्सेना की बेटी देशद्रोही बनने जा रही है। पापा, आपने दीदी के घर पर रेड डालकर उनको पूरी तरह से कंगाल बना दिया। क्या करेंगी अब वो? वैसे भी फिल्म वालों को शान से जीने की आदत होती है, अब उनको उस लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है। तो बंदूकें उठाओ, काले धंधे करो, इस देश को लूट खाओ, ताकि तुम्हारे ऐश पूरे हो सके, तुम्हारे आराम पूरे हो सके। अरे मैं पूछता हूँ, क्या जरूरी है इतना ऐशो आराम कि हम अपने वतन की जड़ें खोद दें? शांत हो जाइए पापा। दीदी, अर्चना, मैं, हम तीनों कभी आपकी तरह महान नहीं बन पाए, पर क्या करें, हालात और परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर बना देती हैं। शायद दीदी के साथ भी ऐसा ही हो। बस आप हमें एक बार इजाज़त दे दीजिए। हम दोनों दीदी की आंखें खोलना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नर्क नहीं बना लिया, बल्कि उनके द्वारा उठाए हर एक एक कदम हमारे स्वर्ग जैसे इस घर को भी नर्क बनाता जा रहा है। हाँ पापा, मम्मी भी चाचा जी के यहाँ गई है इंदौर, और आप तो दीदी को समझाने के लिए जाएंगे नहीं, इसलिए पापा एक बार, सिर्फ एक बार हम दोनों को जाने का मौका दीजिए। शायद हम दोनों भाई बहन का प्यार उन्हें उस रास्ते पे न ले जाए जिस रास्ते से लौटकर आज तक कोई वापस नहीं आया। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ठीक है, मिल लो उससे एक बार। मेरे लिए तो उसी दिन से मर गई थी जिस दिन उसने मेरे विश्वास को तोड़ा था, लेकिन तुम लोगों के लिए वो जिंदा रही। कभी तुम लोग सोचते मैंने गलत किया, मेरे निर्णय गलत थे, कभी सोचते नहीं उर्वशी ने गलत किया। तुम दोनों इसी सोच में झूलते रहे। चलो ठीक है, मिल लो उससे, क्योंकि उसके बाद वो तुम्हारे अंदर भी मर जाएगी, और मरने वालों से मरने से पहले मिल लिया करते, उनकी आखिरी ख्वाहिशें पूछ लिया करते हैं। पापा की आज हर बात सच हो रही है। दीदी किस रास्ते पर चल पड़ी है? चरित्रवान, संस्कारी और देशभक्त पिता के लिए अपनी पुत्री का देशद्रोही होना बहुत कष्टदायक है। प्राणी पीके सक्सेना की पीड़ा बिल्कुल सही है। स्वामी, मेरे दृष्टिकोण से उर्वशी के पिता को उर्वशी से वार्तालाप करनी चाहिए। यदि संतान भटक जाए तो माता पिता का कर्तव्य नहीं कि उसे सही राह पर ले आए। परिस्थितियां नंदिनी, परिस्थितियां। मानव जाति के लिए परिस्थितियों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये परिस्थितियां थी जो कि उर्वशी के अचानक फिल्म अभिनेत्री बनने से उसका पिता टूट गया। ये भी परिस्थितियां थी कि उर्वशी के लिए ऊंचा स्थान पाने और उसे बनाए रखने के लिए वो एक के बाद एक पाप करती गई। और ये भी परिस्थितियां थी कि एक दिन उर्वशी के पिता को अपना कर्तव्य निभाते हुए उर्वशी की अवैध काली संपत्ति जब्त करनी पड़ी। और यही परिस्थितियों ने उसके सारे मार्ग बंद कर दिए जो पुण्य की ओर जाते थे, और उसे केवल एक ही मार्ग दिखाया षड्यंत्रकारी मायावी बाप ने, यश,
ऐश्वर्य और धन दौलत पाने का पापी मार्ग, और निर्बल उर्वशी ने उसे स्वीकार किया परिस्थितियों के वश। तो क्या अब उर्वशी सदैव के लिए मायावी पाप के साम्राज्य में चली जाएंगी? चिंता तो मेरी भी यही है शोभावती। अब देखते हैं कि आगे परिस्थितियां क्या कर बदलेंगी। मैडम, आपके भाई आलोक और अर्चना आई है बहन। वाह भाई वाह, हमारे भाई आलोक और बहन अर्चना को आज हमारी याद कैसे आ गई? हाँ? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ